हे दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैं गोलू और आप देख रहे हैं वरदान आर्ट्स क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव को समझने वाले हैं, यानी इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को जानबूझकर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदला गया। यह पहला पॉइंट है। दूसरा समझिए, इसकी संरचना भारतीय जरूरतों के अनुसार नहीं बल्कि ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के हितों के अनुसार तय की गई थी। यानी कि उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया, ना कि भारत के जरूरतों को समझा। भारत के गरीब और असहाय, दो वक्त के शुद्ध से रोटी नसीब न होने वाले लोगों को उन्होंने अपने कंपनियों में इतना मेहनत कराया कि पूछिए मत। उनका हाड़ ले दिखने लग रहा था। ठीक है, उस समय का फोटो को देखिएगा आप लोग, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश शासक भारत को एक राष्ट्र नहीं बल्कि शोषण का स्रोत मानते थे। आगे आगे हम हर एक चीज को समझेंगे। और औपनिवेशिक शासन के 3 चरण, जिसे आरपी दत्त ने बांटा है 3 चरणों में इसे समझने के लिए। क में है वाणिज्य पूंजीवाद चरण, जो लगभग 1757 से 1813 तक माना जाता है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? तो व्यापार पर एकाधिकार, यानी व्यापार जो भी करेगा उस पर एक ही का अधिकार रहेगा। भारत से अधिकतम धन की लूट। कैसे? तो आइए समझते हैं। पॉइंट 1 में यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों को पहले भारत से सामान खरीदने के लिए सोना चांदी लाना पड़ता था, लेकिन क्या हुआ, यह एक बिलियन प्रॉब्लम था। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध 1757 में के बाद स्थिति बदल गई। उन्होंने युद्ध को जीत लिया एकदम से 1757 में। अब क्या हुई कि कंपनी जब युद्ध जीत गए वे लोग, तो अब कंपनी भारत में राजस्व से ही भारतीय सामान खरीदने लगी। ठीक है, राजस्व यानी राजा बन करके, राजाओं के जरिए उन्होंने राजा को शासन करने दिया और 50% से अधिक उन्होंने उनसे कर वसूली की, जो भी राजस्व व्यवस्था की वजह से। राजस्व क्या है इसे हम आगे समझेंगे। यह सीधी औपनिवेशिक लूट का एक चरण था। बस इतना समझ लीजिए, यह सीधा औपनिवेशिक लूट का चरण था। आगे देखिए, औद्योगिक पूंजीवाद चरण 1813 से 1860। ठीक है, इसका काल माना जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। जो भी नॉइज वगैरह है उसे इग्नोर करके आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। आवश्यकता क्या थी? तो कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल की आवश्यकता थी और वे कच्चा माल को लेकर के तैयार माल में बदल करके बेचने के लिए बाजार में वे लोग अपने 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। 1600 एडी में यह कंपनी स्थापित हुआ था। ठीक है, 1600 एडी में। और यह इसका जो एकाधिकार था वह 1813 में समाप्त हो गया था। एक तरफा मुक्त व्यापार नीति। ठीक है, यहाँ पे समझिए, ट्रैक्टर जा रहा है अभी। एक तरफा मुक्त व्यापार नीति क्या था? तो ब्रिटेन से भारत आने वाले सामान पर कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क। शुल्क का यहाँ पर हुआ कर या फिर टैक्स। टैक्स समझ में आ रहा होगा। भारत से ब्रिटेन जाने वाले कच्चे माल पर कोई शुल्क नहीं, बिना शुल्क। लेकिन भारत के तैयार माल पर इंग्लैंड से भारी शुल्क, इंग्लैंड में भारी शुल्क लगता था। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता था, जबकि हम लोग अपने देश में उन लोगों से कर नहीं लेते थे? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन लोगों का शासन हमारे भारत में था। परिणाम क्या हुआ? तो औद्योगिकरण का उल्टा, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे ग्रामीणीकरण, रूरलाइजेशन भारत बना। ठीक है, औद्योगिकरण का उल्टा हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रामीणकरण का हुआ रूरलाइजेशन। भारत बना कच्चे माल का आपूर्तिकरण। परिणाम यह हो गया, यहाँ पे समझिए, भारत क्या बन गया? कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। आपूर्तिकर्ता यानी पूर्ति नहीं कर सकता था। ब्रिटिश माल बाजार में अब आने लगे थे। ठीक है, ब्रिटिश माल क्या होने लगे थे? तो बाजार में आने लगे थे। ग में देखिए, वित्तीय पूंजीवाद चरण 1860 से 1847 इसका समय है। ब्रिटेन को अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जैसे कि यूरोप में हो गया, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया। यह सब देश उस समय उभर रहे थे अपने व्यापार को लेकर के। यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश पूंजी भारत में निवेश होने लगी थी। ठीक है, ब्रिटिश पूंजी भारत में निवेश होने लगी थी और उद्देश्य क्या था? तो भारतीय उद्योग विकसित
करना नहीं, ठीक है। भारत का उद्योग जो भी है उसे विकसित नहीं करना बल्कि ब्रिटिश उद्योगों का सहारा देना, ठीक है। पूरी तरह से ब्रिटिश उद्योगों का सहारा वे मतलब बनाना चाहते थे हमारे देश को पूरी तरह से। निवेश मुख्यतः रेलवे था, ठीक है। रेलवे में वे लोग मतलब इस चीज को करते थे, खनन में, शिपिंग में, बैंकिंग में अपने देश का रुपया लगाते थे, ठीक है। अपने देश या ब्रिटेन का, और भारत से कमाते थे। कहाँ से? भारत से। तो भारतीय संसाधनों का क्या हुआ? और अधिक शोषण हुआ इसके वजह से, क्योंकि हर क्षेत्र में वे लोग घुस रहे थे। जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री था उसमें घुस रहे थे। भारतीय कृषि पर प्रभाव पड़ा। भूमि व्यवस्था कैसी थी? तो अस्थायी बंदोबस्त थी, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त और रहतेवाड़ी व्यवस्था थी, महलवाड़ी व्यवस्था। विशेषताएं क्या थी इसकी? तो बहुत अधिक लगान लगती थी और कर वसूली भी किया जाता था इन सब में। समय समय पर वृद्धि करते थे वे लोग कर वसूली में, ठीक है। लगान अधिक लेते थे। यही सब था कि कमी था उन लोगों में, ठीक है। वे लोग शुरू में तो व्यापार के लिए आए थे, बिजनेस के लिए आए थे, लेकिन कब वे लोग शासन करने लगे, यानी कि रूल अपना शासन करने लगे, पता ही नहीं चला। और परिणाम क्या हुआ? यहाँ पे किसान गरीबी में फंसे रहे और जमींदार, साहूकार और भू एस्टेटबाज उभरे, यानी नया उनका एक रूप देखने को मिला। यहाँ पे ख में है यहाँ पे कृषि का वाणिज्यकरण का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे खाद्यान्न की जगह नकदी फसलें, कपास, जूट, नील, वे लोग ऐसे फसलों पर फोकस करते थे जो मतलब कि एकदम से मतलब बिना ज़्यादा नुकसान के हो जाए। जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, नील हो गया। कपास सूरत में मतलब बहुत होता था, वह मुख्य केंद्र था कपास का, ठीक है। जूट, नील जैसे कि बिहार में हो गया। यहाँ पे किसानों पर जबरन खेती का दबाव, यहाँ पे जबरन खेती आप लोग समझते हैं। आगे देखिए, कर्जा बढ़ा, ठीक है। इन सब से क्या हुआ? जबरन खेती हुआ, कर्जा बढ़ा, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट हुआ। परिणाम क्या हुआ? तो खाद्यान्न संकट में बार बार अकाल पड़ने लगी, क्योंकि आप यहाँ पर ये वाला खेती जो करेंगे, किसानों पर जबरन खेती, यानी उनसे दबाव दे करके आप खेती करेंगे तो क्या होगा? कर्जा तो बढ़ेगा ही ना, उनको भी तो अपना पेट पालना है। परिणाम तो खाद्यान्न संकट होगा ही, बार बार अकाल आएगा ही। पारंपरिक भारतीय उद्योगों पर प्रभाव को अब समझिए। भारत पहले एक प्रमुख निर्यात देश था, यानी कि यहाँ से दूसरे देशों में अपने सामानों को भेजा करता था। मशीन से बने ब्रिटिश सामान सस्ते थे, ठीक है। मशीन से बने ब्रिटिश सामान सस्ते थे और हैंडमेड जो था मतलब कि कंपनी, मतलब छोटा मोटा जो हाथों से बनाया हुआ, वह सब फीका पड़ने लगे, महंगे मिलते थे तो लोग नहीं खरीदते थे। और भारतीय हस्तशिल्प प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, ठीक है। यानी हाथों से बनाया हुआ, यानी जैसे मूर्ति वगैरह हो गया, अब उसका भी एक आ गया, मशीन बन गया आराम से, कोई मतलब उसमें ज़्यादा झंझट नहीं। कच्चे माल का निर्यात, ठीक है। कच्चे माल का यहाँ से निर्यात होने लगा और विदेशों में जाके, जैसे ब्रिटेन में जा कर के वहाँ कंपनियों के द्वारा मतलब उसे बेचने लायक बना करके यहीं पर भारत में ही महंगे दाम में बेचते थे। भारतीय कारीगरों को कच्चा माल महंगा या अनुपलब्ध था, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा उपलब्ध नहीं था। रेलवे का प्रभाव, ठीक है। रेलवे का प्रभाव क्या था? तो ब्रिटिश माल पूरे देश में फैल गया और रेलवे तो चलेगा ही एक देश से दूसरे देश में सामान ले जाने के लिए। परिणाम क्या हुआ? तो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। यही कारण है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी छा गई, जैसे अभी बेरोजगारी छाई है जनसंख्या बढ़ने के कारण। आधुनिक उद्योगों का अभाव, यहाँ पर देखिए आधुनिक उद्योग जो थे वे सब बंद होने लगे, ठीक है। धन निकासी का सिद्धांत, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अर्थ क्या है इसका? तो भारत से इंग्लैंड को धन का निरंतर प्रवाह, ठीक है, जिसके बदले भारत को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला। यानी कि जब सारा देश का सोना, हर एक चीज दूसरे देश में जाएगा तो क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए प्लासी के बाद, यानी प्लासी युद्ध के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी भारत के राजस्व से ही अपना व्यापार करने लगी थी। राजस्व समझते हैं ना, पहले ही बता दिया हूँ। रुपया वे ब्रिटेन वाले को देंगे अपना 50% से अधिक, और ब्रिटेन वाले उसका लाभ उठा करके भारत को उसके बदले में कुछ नहीं देंगे। कुछ नहीं मिला भारत को। 1813 के बाद धन निकासी के प्रमुख माध्यम होम चार्जेस, इंग्लैंड में भारत की ओर से किए गए खर्च, प्रशासन, सेना, ऋण, पेंशन आदि।
विदेशी पूंजी पर ब्याज, होम चार्जेस तो समझ गए हैं क्या है। विदेशी पूंजी पर ब्याज समझिए, विदेशी पूंजी यानी ब्रिटिश पूंजी का लाभ इंग्लैंड वापस गया, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन व पेंशन जो था। अब आइए हम लोग दादा भाई नौरोजी के योगदान को समझते हैं। उन्होंने धन निकासी को सभी बुराइयों का बुराई कहा है। इसे भारतीय गरीबी का सबसे बड़ा कारण बताया है। भारत गरीब है, इसीलिए धन निकासी सबसे बड़ा बुराई है। औद्योगिकरण में बाधा मुख्य कारण माना जाता है। हाथ से बनाया हुआ सामान जब देश में बंद होगा तो यही हाल होगा। स्वतंत्र भारत पर औपनिवेशिक विरासत में क्या क्या थे? अत्यधिक गरीबी था, पिछड़ी कृषि व्यवस्था थी, कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं, भूमि समस्या थी, अकाल की आशंका थी, असंतुलित औद्योगिक विकास यानी संतुलित विकास नहीं, कम प्रति व्यक्ति आय, विदेश पूंजी का प्रभुत्व यानी विदेशी पूंजी का प्रभुत्व था। देश का कोई अपना रुपया था नहीं, सब लूट के ले गए अंग्रेज। निष्कर्ष क्या है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ब्रिटिश शासन का सबसे गहरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई ब्रिटिशों के वजह से। औपनिवेशिक नीतियों ने कृषि को कमजोर कर दिया, उद्योगों को नष्ट किया, भारत को गरीब बना दिया। इसी शोषण के विरोध में आर्थिक राष्ट्रवाद जन्म लेता है। आर्थिक राष्ट्रवाद आपको उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।